Hello everyone, welcome to Exalt Education. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting series. Basically ये हमारा 5 मार्क सीरीज स्टार्ट हो रहा है. तो आज से क्लास 12th बोर्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 5 मार्क्स के अंदर आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं. तो आज इसी सीरीज का सबसे पहला जो हमारा क्लास है, इस क्लास के अंदर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी 5 मार्क्स में पूछे जाने वाला टॉपिक है. और इसके बाद एसी जनरेटर, रेजोनेंस कंडीशन और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमसे 5 मार्क्स में पूछे गए हैं, उन सभी को हम बहुत ही जल्द और बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं. तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव रहने वाली है. तो इस सीरीज के साथ बने रहें. और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो पता है आपको क्या करना है. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस चैनल को शेयर भी करना है. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो आज के सेशन में जैसे कि आपको पता ही आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो आज डिस्कस करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो भाई ये गैल्वेनोमीटर है क्या? ये गैल्वेनोमीटर करता क्या है? तो गैल्वेनोमीटर ना किसी भी कॉइल के अंदर या सर्किट के अंदर करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है कि कोई भी हमारे पास सर्किट है, कॉइल है, उस कॉइल में करंट है या नहीं है. इस चीज को डिटेक्ट कौन करता है? तो इस चीज को डिटेक्ट करने वाली जो डिवाइस होती है उसको हम क्या कहते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या सिंपली गैल्वेनोमीटर कहते हैं. क्लियर? तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट. अब अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं, ईएमआई चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ा है कि अगर किसी कॉइल के थ्रू हमारा फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. और अगर वो सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आने के बाद उसके अंदर एक करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगा. अब वो इंड्यूस्ड करंट कोई प्रेजेंस को कौन डिटेक्ट करेगा? तो भाई गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है. क्लियर? बात आई समझ में? तो गैल्वेनोमीटर इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कॉइल. अब देखो यहां पे एक डायग्राम दिख रहा है मैंने स्क्रीन पे. तो ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये पूरा का पूरा डायग्राम एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ही डायग्राम है. अब इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे मैग्नेट दिखाई दे रहे हैं, है ना? ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल. क्लियर? दो पोल दिख गए क्या? एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या है? साउथ पोल है. इन मैग्नेट के शेप को अगर ध्यान से देखोगे ना तो थोड़े से कैसे दिख रहे हैं? स्फेरिकल दिख रहे हैं. क्या दिख रहे हैं? स्फेरिकल जैसे, यानी ये थोड़े से कॉनकेव शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं. अब ये स्फेरिकल शेप में क्यों होते हैं पहले तो हम इसे समझेंगे, उसके बाद सारी बातें करेंगे बाद में. मान लो कि मैंने कहा कि ये मैग्नेट जो है मेरा थोड़ा इस शेप का है, ठीक है, ऐसा, और इसके बीच में मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया. ठीक है, ऐसा होगा सॉफ्ट आयरन कोर. और इसका मैं ऊपर वाला टॉप व्यू देख रहा हूं. तो टॉप व्यू तो मुझे बिल्कुल कैसा दिखाई देगा? गोले जैसा, स्फेयर जैसा. वही मैं टॉप व्यू देख रहा हूं. अब अगर मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां से, क्योंकि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है. क्लियर? ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का साउथ पोल है. तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाएंगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी. क्या? बिल्कुल जाएंगी. ठीक है. अब यहां है सॉफ्ट आयरन कोर. तो सॉफ्ट आयरन कोर का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? तो सॉफ्ट आयरन कोर का जो नेचर होता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक. और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लविंग एलिमेंट. वो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत प्यार करते हैं. यानी अगर मैंने कहा कि ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इससे दूर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इससे दूर भी है ना तो भी इसे ये अपनी तरफ खींच लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, दूर नहीं जाने देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को. यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं. क्लियर? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर से जा रही हो तो जाएंगी जाएंगी, और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसे दूर जा रही है उनको भी क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे. क्लियर? बात आई समझ में? तो इस तरीके के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है ये क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है. क्लियर?
अब अगर मान लो मैंने कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि ये नॉर्थ है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से इस तरीके से निकला, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकलेंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकलेंगे। अब तुम सोचोगे ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, मतलब अगर मान लो, देखो ध्यान से यहां समझाता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसके बगल में कौन है, तो इसके बगल में है सॉफ्ट आयरन कोर, तो इसे क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, नीचे की तरफ खींच लेगा, तो वो इसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर। यहां से भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधे जाना चाहिए था उसको भी अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से होते हुए ऐसे बाहर निकलेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा सीधा बिल्कुल, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होते हुए बाहर निकलेगा। क्लियर। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं इनको कहते हैं रेडियल फील्ड, यानी जब तुमने एक स्फेरिकल शेप का मैग्नेट लिया तो वहां जो फील्ड बना वो कैसा बना, रेडियल फील्ड बना। क्लियर। अब ये रेडियल फील्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। जो एंगल बन रहा है वो क्या है भाई, 90 डिग्री है। बात आई समझ में, क्यों, क्योंकि अगर ये फील्ड लाइन यहां जा रहा है तो ये सरफेस पे यहां पे एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर। बात आगे समझ में। चलो, तो ये रेडियल फील्ड का हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और इसीलिए हम किस शेप का यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हमने कॉइल ये मैग्नेट लिया वो किस शेप का लिया है भाई, स्फेरिकल शेप का, कॉनकेव शेप का। क्लियर। बात आगे समझ में। चलो अब देखो इसमें है क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में है क्या। ऑब्वियसली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है तो एक कॉइल होगा जो मूव करने के लिए बना होगा, जिसको हम किसी तरीके से मूव करवाएंगे। तो मान लो ये हमारे पास क्या है, कॉइल है, कॉइल के बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर है, वही सॉफ्ट आयरन कोर, ऐसा सॉफ्ट आयरन कोर होगा, मेरी तरफ देखना ध्यान से, सॉफ्ट आयरन कोर होगा बिल्कुल ऐसा, और इसके ऊपर इस तरीके से कॉइल को हमने रैप कर दिया। क्लियर। इस तरीके से कॉइल को हमने इसके ऊपर रैप किया है। ओके, तो ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर, कॉइल को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से रैप कर दिया है, और ये दिख रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है भाई, फास्फोरस ब्रॉन्ज की स्ट्रिप दिख रही है पूरी की पूरी, ऊपर लगा दिया टॉरिजन हेड जहां से इसे कनेक्ट कर दिया है, यह है तुम्हारा टर्मिनल T1, यह है टर्मिनल T2, और नीचे जो हमारा कॉइल का एंड है उसे एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया गया, दिख रहा होगा नीचे स्प्रिंग। तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन। क्लियर। अब सबसे पहली बात ये कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल जानना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका प्रिंसिपल ये होता है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। क्लियर। जैसे यहां कॉइल दिख रहा है, क्या है, कॉइल ABCD, इस कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। हाँ, ऑब्वियसली इन दोनों पे भी फोर्स लगेगा, ऊपर और नीचे, लेकिन ये दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर। लेकिन इन दोनों फोर्स को देखोगे, BC और AD एंड वाले जो फोर्स है, अगर उनको देखोगे ना तो वो दोनों फोर्स जो है भाई इक्वल तो है, ऑपोजिट भी है, लेकिन उन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। जैसे देखो मेरे हाथ में पेन है, क्या, इस पेन के ऊपर अगर मैं एक फोर्स इधर से लगाऊं और एक फोर्स इधर से लगाऊं तो फोर्स तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन क्या ये पेन टर्न कर रहा है, क्या, नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगाऊं और एक फोर्स मैं इसमें अपनी तरफ लगाऊं, ऐसे लगाऊं, तो देखो क्या हो रहा है, ये टर्न कर गया। क्यों, फोर्स अभी भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया अलग, एक का लाइन ये होगा और दूसरे का लाइन ये हुआ क्या, तो दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो जब लाइन ऑफ एक्शन अलग है तो तुम्हारा वहां पे टर्निंग इफेक्ट आता है। साइकिल को कभी टर्न करते हो क्या, तो साइकिल जब चलाते हो तो अगर कहीं टर्न लेना है तो क्या करते हो, एक साइड का जो हैंडल है उसको आगे की तरफ घुमाते हो, दूसरी तरफ को पीछे की तरफ करते हो, यानी फोर्स लगा रहे हो तुम इक्वली दोनों के ऊपर और ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट लाइन ऑफ एक्शन क्या है, दोनों का अलग है। तो जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस किसी के ऊपर लग रहे हैं और दोनों के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है तो वहां पे बॉडी में टर्न आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्लियर। तो ये इसी के ऊपर प्रिंसिपल पे काम करता है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल अगर एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। क्लियर। तो इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, इफ अ करंट कैरिंग कॉइल placed in a
uniform placed in a uniform magnetic field, it will experience a torque. It will experience a torque. बात आएगी समझ में? क्लियर? चलो, अब प्रिंसिपल समझ में आ गया। कंस्ट्रक्शन मैंने तुम्हें थोड़ा इंडिकेट कर ही दिया है कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, इसकी वर्किंग समझते हैं। ठीक है, ध्यान समझना भाई। जैसे ही तुम इस कॉइल के अंदर करंट सप्लाई करोगे, दिस कॉइल विल स्टार्ट रोटेट। ये कॉइल जो है ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? अब कॉइल के अंदर नीचे क्या है? स्प्रिंग लगी हुई है। ध्यान से देखना डायग्राम में, कॉइल के अंदर नीचे क्या लगी हुई है? कि स्प्रिंग लगी हुई है भाई। तो अगर कॉइल रोटेट करेगा तो स्प्रिंग भी इस तरीके से टर्न करेगा, क्या घूमेगा। तो अगर स्प्रिंग घूम रहा है तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी जनरेट होगा। क्यों? किस चीज को ऐसे घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, जैसे ही छोड़ोगे वो वापस से उल्टा घूम के अपने इनिशियल वाले फेज में आ जाएगा क्या। तो सेम चीज यहां पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ होने वाली है। अब होगा क्या? तुम्हारा गैल्वेनोमीटर ड्यू टू करंट घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। ओके, लेकिन जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे स्प्रिंग के अंदर या कॉइल के अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी जनरेट हो रहा है। और जैसे ही वो मैक्सिमम घूम जाएगा, जितना घूमना होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब जितना कॉइल का टॉर्क है उतना ही रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया, दोनों इक्वल हो गए। क्लियर? तो उस पॉइंट पे क्या होंगे? दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जैसे ही तुमने अप्लाइड टॉर्क छोड़ा वो वापस से ऐसे उल्टा घूम के अपने इनिशियल फेज में आ जाएगा। तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये घूमता घूमता जब मैक्सिमम घूम जाएगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड कर लेगा, यानी रीस्टोरिंग टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो देखो यहां पे ध्यान से समझना जरा क्या होने वाला है। अब मुझे पता है जो मेरा अप्लाइड टॉर्क है, अप्लाइड टॉर्क, उसका फॉर्मूला होता है NIBA sin थीटा। अब यहां पे थीटा 90 है, अभी देखा ना हमने, थीटा हमारा कितना है? 90 है। तो क्या हो जाएगा? NIBA sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो जो हमारा टॉर्क अप्लाइड है वो क्या हो गया? NIB। क्लियर? NIB। एंड ये मैक्सिमम टॉर्क होता है, क्योंकि थीटा मैक्सिमम होने का मतलब क्या है? थीटा 90 यानी साइन थीटा विल बी मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू 1 होती है। इट मींस कि आपका जो अप्लाइड टॉर्क है वो भी क्या हो गया? मैक्सिमम। तो दिस विल बी योर मैक्सिमम टॉर्क। ओके, क्लियर? चल, तो ये आ गया भाई हमारा मैक्सिमम टॉर्क। अब क्या होगा? अब ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। ओके, अब ध्यान से समझना। मान लिया कि जब ये 1 डिग्री घूमा, अरे कितना भी घूमेगा, चाहे 1 डिग्री, आधा डिग्री, 50 डिग्री, कितना भी घूमेगा, अगर वो घूम रहा है तो उसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क तो भाई आएगा आएगा। क्लियर? तो मान लेते हैं 1 डिग्री घूमने पे उसके अंदर जो रीस्टोरिंग टॉर्क आया वो कितना आया? K। तो 2 डिग्री रोटेट करने पे कितना रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा? 2K। 3 डिग्री घूमने पे कितना आएगा? 3K। तो इस तरीके से घूमता घूमता मान लो ये अल्फा डिग्री घूम गया, यानी इसने कितना डिफ्लेक्शन शो किया? अल्फा डिग्री का डिफ्लेक्शन शो किया। क्लियर? तो इसका रीस्टोरिंग टॉर्क कितना आ जाएगा? अल्फा के। ठीक है, क्या आ गया? अल्फा के। अब मेरी बात ध्यान से समझना आगे। अब यही वर्किंग जो हमने समझा वही है। अब अगर मैं कहूं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, अभी जो बताया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा? तो जो तुम्हारा अप्लाइड टॉर्क है will be equals to restoring torque. Applied torque will be equals to restoring torque. Applied torque क्या होगा? NIB। Restoring torque is K अल्फा। मान लिया जो हमारे गैल्वेनोमीटर वो कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अल्फा एंगल डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर? कितने डिग्री घूम गया? तो अल्फा डिग्री घूम गया। क्लियर? तो NIBA इक्वल्स टू K अल्फा। बात आई समझ में? चलो, अब यहां से अगर मैं I इक्वल्स टू निकालू तो I इक्वल्स टू क्या आएगा? K अपॉन में N B A अल्फा आएगा क्या? अब अगर मैं कहूं कि जरा इस एक्सप्रेशन को तुम ध्यान से देखो भाई, तो ये एक्सप्रेशन क्या है? K अपॉन में N B A।
तो यहाँ पे k कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल है। k को कहते हैं टॉरिजन कांस्टेंट। k इज टॉरिजन कांस्टेंट, यानी 1 डिग्री घूमने पे जो तुम्हें रीस्टोरिंग टॉर्क मिला वो है k विच इज टॉरिजन कांस्टेंट, ध्यान रखना। अपॉन में n इज द नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट, b इज द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वो भी कांस्टेंट, a इज द एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट। यानी ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है क्या? तो अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम कहते हैं g। क्या कहते हैं? g। यानी k अपॉन में NBA इज एन कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज इक्वल्स टू g। अब ये g क्या होता है? तो g इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। g को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। बात आई समझ में? g क्या होता है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यानी ये कह सकते हैं क्या? I इज इक्वल्स टू जी अल्फा, ठीक है? या अगर ये कांस्टेंट हटाए तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, ठीक है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अब I क्या है? करंट। अल्फा क्या है? डिफ्लेक्शन। यानी ये कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। यानी जितना ज्यादा करंट दोगे गैल्वेनोमीटर उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जितना कम करंट दोगे गैल्वेनोमीटर उतना कम डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? यानी गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्ट होना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर। अगर तुमने करंट ज्यादा दिया है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, अगर तुमने करंट कम दिया है तो डिफ्लेक्शन कम होगा। बात आई समझ में? यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। बात आई समझ में? क्लियर है? तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, यानी कि डिफ्लेक्शन और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू। क्लियर है? चलो, तो ये छोटी छोटी बातें आगे हमें हमारे समझ में बहुत अच्छे से। यही है तुम्हारा वर्किंग, यानी वर्किंग में तुम्हें यही प्रूव करना था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। चलो, अब बढ़ते हैं कुछ और चीजों की तरफ। नेक्स्ट है भाई हमारे कुछ टर्म्स है करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? देखो, गैल्वेनोमीटर जितना सेंसिटिव हो ना वो उतना अच्छा गैल्वेनोमीटर माना जाता है। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? कि बहुत ही छोटे करंट को भी डिटेक्ट कर ले वो उतना अच्छा, वो उतना ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है। और जो जितना ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा वो उतना अच्छा गैल्वेनोमीटर माना जाता है। क्लियर? तो उसी से मिलता जुलता टर्म है हमारा करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? तो करंट सेंसिटिविटी होता है भाई डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज करंट सेंसिटिविटी। इसको मैं लिख देता हूं I सेंसिटिविटी इज अल्फा अपॉन I। यानी करंट सेंसिटिविटी क्या हो गया? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। यानी एक यूनिट करंट देने पे कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उसी को तुम क्या कहोगे? करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी के बाद दूसरा जो टर्म आता है वो आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या आता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब ये वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? तो जैसे करंट सेंसिटिविटी क्या था? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट क्या? वोल्टेज। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। बात आई समझ में? क्लियर है? तो ये जो भी छोटी छोटी बातें हमने करी है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगर मैं कहूं कि इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो तो तुम क्या लिखोगे? अल्फा अपॉन वी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर होता है क्या? तो हमने क्या लिखा? V इक्वल्स टू आई आर। अब अल्फा अपॉन क्या आई क्या है भाई? अल्फा अपॉन आई इज करंट सेंसिटिविटी, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन में रेजिस्टेंस। तो ये चीज भी तुम ध्यान रख सकते हो। इस फॉर्मूले को और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए क्या? अल्फा की वैल्यू हम ध्यान रख सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? तो एन आई बी ए इज इक्वल्स टू के अल्फा है क्या? तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा? एन आई बी ए अपॉन के
NiBA/K इज इक्वल्स टू अल्फा। बात आई समझ में? तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है? NiBA/K। तो तुम यहां पे अल्फा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्लियर? तो अगर अल्फा की वैल्यू मान लो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? NiBA/KI। तो आई से आई को उड़ा दो, तो आई से आई उड़ के सॉरी अल्फा मिटाओ यहां से, वोल्टेज सेंसिटिविटी है। तो वैल्यू क्या आ गई भाई? V सेंसिटिविटी की, V सेंसिटिविटी इक्वल्स टू NiBA/KR। क्लियर? बात आई समझ में? चलो, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी समझ में आ गया हमें, करंट सेंसिटिविटी भी हमने समझ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? तो वो है भाई फैक्टर ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड। कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड करता है? तो अभी अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा, वोल्टेज सेंसिटिविटी का ही अगर तुम फॉर्मूला देखोगे तो तुम्हें क्या मिला है? NiBA/KR। ठीक है? और अगर करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं तो R वहां से हटा दो। ठीक है? R वहां से क्या करो? हटा दो। तो अगर R यहां से हटा दोगे तो ये फॉर्मूला क्या बनता है? ये बनता है NiBA/K। ये है तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, या वोल्टेज सेंसिटिविटी में रेजिस्टेंस लग जाएगा। यानी ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो पहला है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, यानी N के ऊपर। दूसरा जो फैक्टर है वो है मैग्नेटिक फील्ड यानी B के ऊपर। तीसरा जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ कॉइल यानी कि A के ऊपर। और चौथा जो फैक्टर है वो है K यानी कि टॉरिजन कांस्टेंट के ऊपर। क्लियर? इन चार फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और इन चारों फैक्टर में से जो स्टार्टिंग के तीन फैक्टर हैं हमारे, इनके ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर तुम नंबर ऑफ टर्न बढ़ा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा रहे हो, तो तुम्हारा जो सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर का वो बढ़ेगा। बात आई समझ में? तुमने भाई नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिया तो सेंसिटिविटी जो गैल्वेनोमीटर का है वो बढ़ जाएगा। बट ध्यान से सुनना भाई, बहुत ज्यादा भी नंबर ऑफ टर्न मत बढ़ा देना, क्योंकि अगर तुमने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिए तो भाई रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा अंदर का, और उसकी वजह से वहां पे हीट का फैक्टर भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ टर्न हम बढ़ा सकते हैं बट लिमिट में, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना हमें। क्लियर? बट हाँ, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ती है। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम बढ़ाते हो तो भी उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। और तीसरा क्या है? एरिया ऑफ कॉइल। और अगर तुम एरिया ऑफ कॉइल को भी बढ़ाते हो तो भी सेंसिटिविटी बढ़ती है। लेकिन टॉरिजन कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो टॉरिजन कांस्टेंट जितना कम होगा सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? बात आई समझ में? तो ये सारी की सारी बातें कर ली हमने किसमें? हमारा जो 5 मार्क्स क्वेश्चन का जो पहला सीरीज था, इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हमने समझा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पूरे डिटेल में समझा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका बेसिक काम क्या है, ठीक है, और इसके कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, और इसके जितने भी रिलेटेड फैक्टर, छोटे छोटे टर्म्स हैं, इन सभी टर्म्स को आज हमने बहुत अच्छे से क्लियर करा। तो आज की क्लास में यही, जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में इससे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेके हम आने वाले हैं 5 मार्क्स सीरीज में। और उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम एसी जनरेटर को, रेजोनेंस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम यही तक रखते हैं। आज हमने जो भी पढ़ाई करी है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करना है। और अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम काफी पास है, 6 मार्क को हमारा एग्जाम है, उससे पहले हम पूरे के पूरे 5 मार्क सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है। तब तक के लिए बाय।